हेलो दोस्तों। हम लोग आज भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये सीरीज फैक्ट्स पे बेस्ड रहेगी। आपको सारे फैक्ट्स एक जगह ही मिल जाएंगे। तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए अपने लेक्चर पे आते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन, मतलब भारत में यूरोपियंस कैसे आए थे। क्योंकि अंग्रेज जो जो अंग्रेज थे वो भी यूरोपियंस थे, पता ही होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हम लोग 90% हिस्सा जो पढ़ेंगे वो अंग्रेज का इन्फ्लुएंस ही पढ़ेंगे इंडिया में कैसा रहा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। तो हम लोग अक्सर एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग अक्सर सुने हैं कि भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। लेकिन क्या, जरा सोचने वाली बात है क्या मेरे दोस्तों, बताओ आप लोग, क्या ऐसा है, क्या वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करते, क्या इसके पहले यूरोपियंस भारत से अनभिज्ञ थे? क्या भारत के बारे में उनको कुछ पता नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिससे रोमन्स पुराने जमाने में ही, कुषाण काल में या फिर और पुराना दौर में हम देखें तभी से पता लगता है कि कुषाण काल में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब यूरोप के सिक्के प्राप्त हुए। तो जब भारत का संबंध पहले यूरोप से नहीं था तो फिर सिक्के कहाँ से आए? तो इससे पता चलता है कि पहले भी व्यापार यूरोप से होते रहता था इंडिया का। परंतु इसलिए बोला जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, क्योंकि भारत तक की समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। तो चलिए हम लोग सुनते हैं और देखते हैं। चलिए, तो मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। मतलब हम तो बोल सकते हैं कि मध्यकाल क्या, एंशियंट टाइम में भी, पुराने समय में भी क्या भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो वो था। पहले व्यापार सिल्क रूट से होकर होता था, जो मध्य एशिया तथा लाल सागर से गुजरता था। देखिए, जो पहले का व्यापार होता था वो सिल्क रूट से होकर होता था, जो कहाँ से गुजरता था? जो लाल सागर, रेड सी है, और मिडिल ईस्ट जो हम लोग देखते हैं मध्य एशिया से होकर गुजरता था। तो आइए हम लोग देखते हैं सिल्क रूट क्या था। तो यहाँ पे मैप पे दिखाएं, ये हमारे इंडिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ऊपर यूरोप है। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत से एक जो इधर दिख रहा होगा आपको, ये केसरिया कलर का एक रूट जा रहा होगा, ये लैंड वाला रूट था, ये भी सिल्क रूट था। और ये ग्रीन वाला जो जा रहा है वो भी सिल्क रूट था। तो होता क्या था कि इंडिया से व्यापारी यहाँ से मसाला लेकर जाते थे, और इस रूट से पूरा यूरोप में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पूरा यूरोप में मसाला को क्या करते थे? बांटते थे या फैलाते थे। या जो भी व्यापारिक संबंध था वो इधर से निष्पादित किया जाता था, इस रास्ते से। या फिर यहाँ से अरब सागर होते हुए और रेड सी होते हुए फिर कहाँ से? यूरोप में हम लोग इंटर करते थे, और फिर वहाँ व्यापार की क्रिया निष्पादित होती थी। परंतु हुआ क्यों? तो फिर जब ये रूट था और अच्छा रूट भी था, तो फिर इस रूट क्यों अगला इसको मेरी टाइम रूट्स या समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी? तो हुआ ऐसा, हम लोग देखते हैं कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्कों का था, रोमन साम्राज्य को हरा दिया। ऑटोमन क्या किया? रोमन्स को हरा दिया। और रोमन्स को हराने के बाद क्या होता है कि हाँ, खास करके हम तुर्की का देखें, इस्तांबुल देखें या कुस्तुनतुनिया उस समय बोला जाता था, वहां पर ऑटो साम्राज्य का क्या हो गया? कब्जा हो गया। और उसका इन्फ्लुएंस कहाँ, अगर इन्फ्लुएंस का बात करें तो हम देखते थे कि उसका इन्फ्लुएंस इवन इजिप्ट तक देखा जाता था। तो ये वाला रास्ता क्या हुआ, इस पे किसका साम्राज्य स्थापित हो गया? तुर्कों का, या ऑटोमन साम्राज्य बोले हम, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर शासन करने लगा। तो फिर ये जो सिल्क रूट से जो भी व्यापार होता था वो क्या किया? 1853 में ऑटोमन साम्राज्य ने तुर्कों को हराया, जिससे क्या हुआ? सिल्क रूट पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? ऑटोमन साम्राज्य, तुर्क ने क्या किया? सिल्क मार्ग पे कब्जा कर लिया। गौर से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। कब्जा कर लिया, और कब्जा करने से क्या होगा? जिससे यूरोप को भोग विलास की वस्तुएं, जिससे क्या होगा? यूरोप को भोग विलास की वस्तुएं एवं मेन रूप से क्या, गर्म मसाला की आपूर्ति क्या हो गई? ठप पड़ गई। और क्या, जब सिल्क मार्ग पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, चूंकि ऑटोमन साम्राज्य लड़ा किससे था? रोमन से। रोमन कौन? यूरोपियंस। सीधा बात हम लोग समझते हैं क्या? यूरोपियन। तब जब उससे लड़ाई था तो बताओ, ये रास्ते पे कब्जा कर लिया तो फिर कहां से ऐसे जाने देगा? जाने नहीं देता था, और जाने भी देता था तो भारी भरकम टैक्स लेता था, जिससे वो वस्तु यूरोप में क्या, काफी महंगा हो जाता था। तो क्या हुआ? गर्म मसाला जो भारत से प्राप्त होती थी उसकी आपूर्ति ठप हो गई। अब आपूर्ति ठप हो गई तो क्या हुआ? सबसे पहले चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूरोप जो है ठंडा ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश में गरम मसाला बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा चीज़, वहाँ के लोग मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसलिए मीट को ज़्यादा दिन तक कंजर्व करने के लिए भी मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए मसाला तो उनको लेना ही था और ले जाना ही था। लेकिन फिर क्या किए वो, जब वो वाला रास्ता बंद हो गया तो फिर क्या किया? इसलिए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता पड़ी। सही बात है, क्योंकि जब वो वाला सिल्क रूट अब बंद हो गया, सिल्क रूट ठप पड़ गया, तो क्या वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता पड़ी, जिससे व्यापार बिना बाधा के निर्बाध रूप से चलती रहे। ऐसा मार्ग का जरूरत पड़ा जहां व्यापार बिना बाधा का ढंग से चलती रहे और उसको सस्ता सामान भी प्राप्त होता रहे। तो इसी बीच एंट्री होता है, बोला जाए, हम लोग बोले कि पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी।
और उनको हम लोग सम्मान से क्या बोलते हैं, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर इसलिए क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा किया, खास करके शिपिंग में जितना भी बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए उन्होंने क्या किया, हेनरी द नेविगेटर क्या किया, उन्होंने किया दिक् सूचक यंत्र, कैंपस जिसको हम लोग बोलते हैं, दिक् सूचक यंत्र और अच्छे क्वालिटी के समुद्री जहाज़ों का निर्माण करवाया। क्या किया, अच्छी क्वालिटी का समुद्री जहाज़ों का निर्माण कराया, जिससे क्या हो पाई, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दिखाते, जिससे क्या हुआ, लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं संभव बनाया। क्या किया इन्होंने, दिक् सूचक यंत्र और अच्छे क्वालिटी के जहाज़ों का निर्माण कराया, जिससे क्या हो पाया, लंबी दूरी के समुद्री यात्राएं संभव हो पाया, क्योंकि खराब क्वालिटी के जहाज से बहुत लंबी लंबी दूर की यात्राएं संभव थी ही नहीं। और इसी की वजह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे गलत डेट आ गया है, 1484 आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। 1484 को बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप क्या है उसके लिए हम देखते हैं, आज के डेट में जो हम अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका देश है उसी के तट को क्या केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यही केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। और वास्को डी गामा क्या किया, 90 दिन के समुद्री यात्रा करके अब्दुल मलिक, गौर से सुनिएगा, 90 दिन की समुद्री यात्रा करके अब्दुल मलिक नामक गुजराती की सहायता से 1498 को कालीकट पहुंचा। अब थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं मैप पे, फिर से आते हैं ताकि अच्छा से टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बन सके। चलिए तो फिर यहाँ से देखते हैं ये कौन सा है, इंडिया है, देखे थे सिल्क रूट, वो तो अब बंद हो गया सिल्क रूट। तो पुर्तगाल से, सबसे पहले पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप के जो रास्ता है, यहाँ से कहाँ, पुर्तगाल से, गौर से देखिएगा ये रास्ता कम बात कर रहे हैं। केप ऑफ गुड होप का खोज जो है बार्थोलोमियस डियाज ने किया। किसने किया, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। कहाँ से, पुर्तगाल से लेकर कहाँ तक का, केप ऑफ गुड होप की यात्रा, ठीक है। लेकिन फिर इससे आगे की यात्रा कौन किया, इससे आगे की यात्रा किया वास्को डी गामा ने, किसके सहायता से, अब्दुल मलिक की सहायता से। किसकी सहायता से, अब्दुल मलिक की सहायता से। और कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। कालीकट जो कहाँ है, केरल में है। कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। यहाँ तक तो शायद मुझे जैसा लगता है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं। पुर्तगाली 1498 में क्या, अब्दुल मलिक की सहायता से वास्को डी गामा आया। पहला पुर्तगाली था वो जो 1498 में क्या किया, अब्दुल मलिक की सहायता से वास्को डी गामा भारत में आया। अब वास्को डी गामा भारत में आया तो पहला नंबर देखते हैं हम लोग क्या, कि कालीकट पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। और कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहाँ के राजा जमोरिन थे जो एक हिंदू राजा थे, उन्होंने वास्को डी गामा का दिल खोलकर स्वागत किया और बोला कि मेरे देश में आइए और व्यापार कीजिए। दूसरा बात, जमोरिन ने तो स्वागत किया, परंतु अरब व्यापारी जो पहले से ही हिंद महासागर में, अरब सागर में व्यापार कर रहे थे, उन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया, विरोध किया। ये भी देखेंगे उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का विरोध किया। कौन, अरब और बेनिस व्यापारी भी हम लोग जोड़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यहाँ से फिर से देखिए, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से कितना, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। 60 गुना अधिक मुनाफा, समझ रहे हो। अगर 1 लाख का यहाँ से सामान ले गया तो यूरोप में उसको 60 लाख में बेचा, मतलब 59 लाख का क्या फायदा, बहुत बड़ा फायदा कमाया, जिसके कारण यूरोपियंस क्या हुए, प्रेरित हुए भारत में व्यापार करने के लिए। इतना बड़ा मुनाफा देखकर कौन व्यापार नहीं करेगा यार, सोचने वाली बात है। कुछ नोट्स, हम कुछ फैक्ट्स को नोट के जरिए देख लेते हैं। तो पहला नोट जो है, वास्को, देखिएगा यहाँ से, देख लीजिएगा, शायद दिख रहा होगा। चलिए, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। पहली बार तो वास्को डी गामा भारत में कब आया, पहली बार वास्को डी गामा भारत में, पहली बार वास्को डी गामा भारत में कब आया, तो पहली बार वास्को डी गामा भारत में आया 1498 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, 1502 ईस्वी में आया। दूसरा फैक्ट देखते हैं, पुर्तगाली अपने सामुद्रिक साम्राज्य, या बोले तो पुर्तगाली अपने कंपनी को क्या कहते थे, एस्तादो द इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली कंपनी को क्या कहा जाता था, तो एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने चटगांव, जो आज बांग्लादेश का भाग है, तो पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को पोर्टी ग्रांट की संज्ञा दी। क्या कही, पोर्टी ग्रांट। पुर्तगाली क्या बोला, चटगांव के बंदरगाह को पोर्टी ग्रांट बोला। चलिए उसके बाद देखते हैं कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल थे। ये भी क्वेश्चन आता है। वास्को डी गामा तो प्रथम व्यक्ति हो गया जो भारत आए समुद्री मार्ग से, लेकिन उसी समुद्री मार्ग से दूसरी बार भारत पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार से कंफ्यूज नहीं होना है। वास्को डी गामा हम क्या बताया, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया, लेकिन पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा व्यक्ति थे जो वास्को डी गामा के बाद भारत की यात्रा की। चलिए और अंतिम फैक्ट देखते हैं कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, मुझे जैसा लगता है कि आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अगर समझे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं निरंतर आपको
वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ और आपका सिलेबस खत्म कर सकूँ। थैंक यू।